क्या हाल है? ठीक है ना? बिहार स्टेट मैथमेटिक्स पेपर 2 और आज हम एसिम्पटोट्स के बारे में आपको पढ़ाने वाले हैं जो आपने बीएससी और एमएससी में आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि हमने विगत क्लासों में आपको लैप्लास के बारे में बता दिया है और उसके बाद कल के क्लास में हमने यूलर्स थ्योरम के बारे में बताया था कि किस तरह से होमोजेनियस होता है और वहाँ पे फार्मूला भी बताया था हमने कि x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल वाई इक्वल टू n u होता है या n f x y होता है। यूलर्स थ्योरम के बाद हमने आपको समझाने का आज प्रयास कर रहा हूँ एसिम्पटोट्स के बारे में और उम्मीद करता हूँ कि यह बातें आपको समझ में आएगा। पहले एक बात समझिएगा कि अगर हम कहें कि एसिम्पटोट्स क्या होता है तो पहले एक बात समझिएगा, इसको हिंदी में हम लोग अंतःस्पर्शी कहते हैं। देखो पहले बात समझना, अंतःस्पर्शी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा ध्यान दिएगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि अगर तुम्हारे पास एक सर्कल है, ये तुम्हारा सर्कल है और सर्कल के पास से कोई एक लाइन अगर इस तरह से जाता है तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारा टैजेंट कहलाता है। ये बात आपको पता है, ये क्या कहलाता है? टैजेंट कहलाता है। यानी कोई आपका एक सर्कल है और एक लाइन जो है उसको टच करता है किसी भी पॉइंट पर तो हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है बाबू? टैजेंट है। क्या है? टैजेंट है। और इसको हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा भी कह सकते हैं कि सर ये हमारा स्पर्श रेखा है। ये हमारा क्या है? स्पर्श रेखा है। आप यहाँ तक इंटर तक पढ़े हैं तो ये बातें जानते होंगे। लेकिन अंतःस्पर्शी क्या है? तो अंतःस्पर्शी के बारे में थोड़ा सा हम आपको ध्यान आकर्षित करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास कोई एक्स एक्सिस है और ये कोई वाई एक्सिस है, कोई एक्स एक्सिस है और कोई वाई एक्सिस है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि अगर इस तरह से आपके पास दिया गया है कि ये कहीं ना कहीं जाकर अनंत के किसी पॉइंट पर कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को स्पर्श करते हैं अनंत पर जाकर, तो हम कहते हैं कि हमारा क्या है? एसिम्पटोट्स है, यानी अंतःस्पर्शी। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि क्या एक्स अक्ष और वाई अक्ष को ये जो कर्व आप देख रहे हैं एफ एक्स बराबर 1/x हो या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, वो बात की बात है। लेकिन आप कहते हैं किसको अंतःस्पर्शी? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका कर्व है वाई एक्सिस के अनंत पॉइंट पर जाकर एक दूसरे को क्या करेंगे? स्पर्श करेंगे। अनंत पॉइंट हम देख नहीं सकते लेकिन कल्पना कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अनंत पॉइंट पर जाकर क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं। जैसे बात को समझिएगा, ये आपके पास सर्कल था, ये लाइन अगर टच करता है तो हम कहते हैं क्या है? यह टैजेंट है, यानी स्पर्श रेखा है। अगर मान लीजिए कि कल्पना कीजिए कि अगर ये पॉइंट कहीं पर भी टच नहीं कर रहा है लेकिन अनंत पॉइंट पर जाकर ये क्या हो रहे हैं? एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं अंतःस्पर्शी, यानी एसिम्पटोट्स कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्या बाबू कि अनंत पॉइंट पर जाकर ये कट कर सकता है। या मान लीजिए ऐसे भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है कि सर एक्स एक्सिस के ये अनंत पॉइंट पर जाकर कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं, तो हम इसी को कहते हैं अंतःस्पर्शी। और इसी के बारे में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। पहले एक बात समझा जाए। देखो अब बात यह है कि सर एसिम्पटोट्स जो है क्या दो ही तरह से संभव है? क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर? तो ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे नहीं, या दो ही नहीं, ये और भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ध्यान दिया, फिर से एक बार ध्यान दीजिए। अंतःस्पर्शी से आपका निश्चित तौर पे एक या दो सवाल स्टेट मैथमेटिक्स में पेपर 2 में पूछा जाता है। अंतःस्पर्शी यानी एसिम्पटोट्स क्या है? पहले बात समझिए। अभी हमने आपको बताया कि ये आपका एक स्पर्श रेखा एक वृत्त है और एक लाइन जो है इसको टच करके निकलता है, तो हम कहते हैं यह हमारा टैजेंट है। ये आपको क्लास 10th 11th 12th तक काफी है, लेकिन जब आप उसके ऊपर बढ़ते हैं तो एक टॉपिक होता है जिसका नाम है अंतःस्पर्शी, एसिम्पटोट्स कहा जाता है इंग्लिश में। ये क्या है कि यह कल्पना करना पड़ता है कि ये जो आपका कर्व है ये अनंत पॉइंट पर जाकर वाई एक्सिस को टच कर रहा है या अनंत पॉइंट पर जाकर एक्स एक्सिस को टच कर रही है। हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि हम कह ही रहे हैं कि अनंत पॉइंट, यानी जहां तक हम नहीं देख सकते, मतलब हम कल्पना कर सकते हैं कि दोनों टच करा, लेकिन यह देखने में यह टच करते हुए नजर नहीं आता है। तो आप ध्यान दिएगा। मान लीजिए कि एक कर्व इस तरह से दिया गया है, और एक जो है अंतःस्पर्शी रेखा, मतलब हम देख रहे हैं कि ये हमारा इस तरह से जा रहा है, इस तरह से हमारे पास जा रहा है। एक मिनट, सॉरी, इसको बात को समझिए। एक जो है इस तरह से
एक जो है इस तरह से जा रहा है, बात को समझिए, टच नहीं किया है, टच नहीं किया, लग रहा है टच हुआ है क्या, तो लो थोड़ा सा अलग कर लो, टच नहीं कर रहा है, लेकिन उसी डायरेक्शन में अनंत बिंदु पर जाकर दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो इसी को हम कहते हैं एसिम्प्टोट्स यानी अंतःस्पर्शी। इस बात को आप ध्यान में रखिए, दोनों में आप क्लियर रहिए। क्या बाबू, अंतःस्पर्शी अगर देखा जाए तो एक वाई अक्ष का अनंत बिंदु पर मिल सकता है या एक्स अक्ष का अनंत बिंदु पर मिल सकता है, या बाबू ऐसा भी हो सकता है कि एक्स और वाई के अलग भी। अब इस लाइन को हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कर सकते हैं क्या, वाई एक्सिस के पैरेलल कर सकते नहीं कर सकते, ये एक अलग लाइन है, ये आपका मतलब आप कह सकते हैं ना तो यह एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल है। लेकिन यहां पर आप दोनों जो कर्व देख रहे हैं 1/x यानी हम कह सकते हैं fx = 1/x का ये ग्राफ है, तो ये अनंत बिंदु पर जाकर मिल रहे हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, एसिम्प्टोट्स कहते हैं। पहले एसिम्प्टोट्स के बारे में एकदम मतलब ये समझ लीजिए कि क्या होता है, अनंत बिंदु पर जाकर वो क्या करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, तो हम उसी को एसिम्प्टोट्स कहते हैं। अंतःस्पर्शी रेखा भी कह सकते हैं या अंतःस्पर्शी के नाम से हम लोग जानते हैं। अब सवाल यह है कि अंतःस्पर्शी भी दो प्रकार के होते हैं, दोनों का नाम हमने लिखा हुआ है। एक क्या होता है कि पैरेलल। अब पहला यही है, हम कह सकते हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ एसिम्प्टोट्स, ठीक है ना, एसिम्प्टोट्स, देयर आर टू टाइप ऑफ एसिम्प्टोट्स। एक होता है बाबू क्या, एक होता है पैरेलल और एक ये ऑब्लिक। देखो ध्यान दो, अब बात समझो, ये पैरेलल क्या बोला जाता है बाबू, ये पैरेलल क्या होता है, हम पहले इसके बारे में समझाएंगे, फिर उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पैरेलल के लिए आप ध्यान में रखिएगा, पैरेलल के लिए कि ये हमारे पास एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो गया, और इस तरह से दिया गया है कि या तो ये आपका वाई अक्ष के पैरेलल होगा, या ऐसा हो सकता है कि ये एक्स अक्ष के पैरेलल हो, तो अब हम कहते हैं कि ये हमारा पैरेलल एसिम्प्टोट्स है। ध्यान में रखिएगा, कोई अगर पूछता है कि पैरेलल एसिम्प्टोट्स, देखिए ये इसलिए समझा रहे हैं ना ताकि सवाल अगर बताए तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं तो सवाल लेकर बताते तो फिर आपको समझ में आता, लेकिन फिर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। तो पैरेलल एसिम्प्टोट्स किसको कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, या तो जो कर्व हो एक्स एक्स के पैरेलल हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तब हम कहते हैं कि हमारा पैरेलल एसिम्प्टोट्स है। यानी या तो लाइन जो है जो कर्व हो या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तब हम कहते हैं यह हमारा क्या है, एसिम्प्टोट्स जो है वो पैरेलल है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो ऑब्लिक के बारे में भी सर थोड़ा बता दीजिए। तो ऑब्लिक के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऑब्लिक के बारे में अगर हम कहें तो ऑब्लिक पर भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। जैसे समझो, ऑब्लिक के बारे में अगर कहें कि सर इस तरह से कर्व जो इस तरह से कर्व जो ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल हो। जैसे समझिए, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, क्या ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है क्या, कहोगे नहीं सर। वाई एक्सिस के पैरेलल है क्या, नहीं। लेकिन इसमें अगर ध्यान दोगे तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल है या एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो कहीं पर भी इस बात को आप दिमाग में डाल लेना कि पैरेलल एसिम्प्टोट्स होता है और एक ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स होता है। जहां पे पैरेलल में कहता है कि या तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा या एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और इसमें ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल। यानी पैरेलल में लिखना हो तो कह सकते हैं कि एक्स अक्ष के पैरेलल मतलब समानांतर, एक्स अक्ष के पैरेलल यानी समानांतर हो, या वाई एक्सिस के समानांतर हो यानी पैरेलल हो, वाई अक्ष के पैरेलल हो, तब हम कहते हैं कि हमारा पैरेलल एसिम्प्टोट्स कहलाता है। और ऑब्लिक में ना तो यह एक्स एक्सिस के कह सकते हैं, ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल और ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई अक्ष के समांतर, ठीक है, ना ही वाई अक्ष के समानांतर। ना तो यह आपका एक्स अक्ष के पैरेलल होगा और ना ही वाई अक्ष के पैरेलल होगा, तो ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे ऑब्लिक है। और यदि एक्स अक्ष के पैरेलल हो जाए, वाई अक्ष के पैरेलल हो जाए, तब हम कहते हैं यह हमारा पैरेलल एसिम्प्टोट्स है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों बातें समझ में आ गया होगा। क्या फिर से एक बार कि सर एसिम्प्टोट्स क्या होता है, अंतःस्पर्शी होता है। जैसे ये आपका टेजेंट कहलाता है, दो पॉइंट एक जगह पर टच कर गए, हमने देख लिया, तो ये हो गया टेजेंट।
लेकिन एक ऐसा भी लाइन है जो अनंत बिंदु पर जाकर मिल सकता है, तो हम उसी को एसिम्प्टोट्स कहते हैं, अंतःस्पर्शी कहते हैं। ये अनंत पॉइंट पर ये दोनों लाइन आगे बढ़ते हुए अनंत पॉइंट पर जाकर मिलेगा तो हम कहेंगे ये हमारा एसिम्प्टोट्स है। ये भी आपका अनंत पॉइंट पर बढ़ते हुए मिलेगा तो एसिम्प्टोट्स है। ये भी आपका अनंत पॉइंट पर जाकर मिल रहा है दोनों, तो हम कहेंगे एसिम्प्टोट्स है। यहां तक तो क्लियर है। एसिम्प्टोट्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक सर एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल, तो हम इसका नाम देते हैं पैरेलल एसिम्प्टोट्स। और यदि ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो ना वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो इसको कहते हैं ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया। अब पैरेलल एसिम्प्टोट्स के कैसे पहचान में आता है, वाई और पैरेलल एसिम्प्टोट्स कैसे समझ में आएगा और ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स कैसे समझ में आएगा, थोड़ा सा हम सवाल पे समझाते हैं। देखो क्वेश्चन हम ले लेते हैं, मोबाइल से ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। अभी मत समझिए लो कि मोबाइल से सर क्वेश्चन लिख रहे हैं, पहले से तैयारी नहीं किए हुए हैं, नहीं तो क्वेश्चन बोर्ड पर ही हम लिखे होते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आप पहले समझिए। देखिए फाइंड द एसिम्प्टोट्स कहेगा सवाल कि फाइंड द एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट्स क्या दिया गया बाबू, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर और वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर और प्लस में एक्स प्लस में वाई, एक्स प्लस में वाई और प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, पहले बात समझ लीजिएगा। एक सवाल और हम आपको लिखते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए, ठीक ना। देखिए सुनिएगा, वाई क्यू माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस में 2x क्यू प्लस में 3y स्क्वायर माइनस 7x वाई और प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ध्यान देना। अब सवाल यह है कि परीक्षा में तो आपको कहेगा फाइंड द एसिम्प्टोट्स। अब सर यहाँ पे आपने बताया कि सर दो क्या होता है, एसिम्प्टोट्स होता है। पैरेलल की सर पहचान क्या होगा और ऑब्लिक की पहचान क्या होगा, बनाने का तरीका जब अलग अलग यहाँ पे है तो बनाने का तरीका भी भिन्न होगा। देखो हम कहेंगे कि सर ये हमारा जो दिया गया फाइंड द एसिम्प्टोट्स इतना का, तो ये पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है। आप कहोगे कि सर कैसे, दोनों को देखने पे तो एक ही लग रहा है, लेकिन आप कैसे कह रहे हैं कि सर ऊपर वाला पैरेलल है नीचे वाला पैरेलल नहीं है। तो इसका भी रीजन आज हम समझा देते हैं कि यदि ये ध्यान में रखिएगा क्या कि यदि इसमें अगर आप मैक्सिमम पावर देखो तो क्या नजर आ रहा है, तो मैक्सिमम पावर आप कहोगे कि सर 2 है। मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। अब 2 मतलब समझ में आ रहा है ना, मैक्सिमम पावर x का या y का, तो सर आप कहोगे कि सर x का इस पूरे सवाल में या y का मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है। अब जब पावर 2 है तो उसका कोफिशिएंट यदि अचर है तो समझ लेना वो क्या होगा, तो ये वाला होगा, ऑब्लिक होगा। मतलब क्या, देखो यहां पे देखो मैक्सिमम पावर क्या नजर आ रहा है सर, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, इनका कोफिशिएंट आपको कांस्टेंट नजर आ रहा है। आप कहोगे नहीं सर कोफिशिएंट तो कांस्टेंट नहीं आया, तब ऐसी स्थिति में आप कहोगे सर ये पैरेलल एसिम्प्टोट्स है। लेकिन इसमें देखो मैक्सिमम पावर एक्स का खोजो क्या है, वाई का तो 3 है, एक्स का क्या है, एक्स का भी 3 ही है, तो इसके साथ सर मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट 2 आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो जब ऐसी परिस्थिति हो जाए तो हम इसको कहेंगे क्या, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। ध्यान में रखना, एकदम दोनों में बंटवारा कर लो, आज दिमाग में बैठा लेना क्या कि यदि एक्स का आप मैक्सिमम पावर देखो, एक्स का मैक्सिमम पावर देखो और उसके कोफिशिएंट यदि वेरिएबल है या कुछ नहीं है, तब ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे यह क्या है, हमारा पैरेलल एसिम्प्टोट्स है। लेकिन अगर आप वैसा सवाल देखते हैं जहां पे x का मैक्सिमम पावर y का मैक्सिमम पावर के साथ में अगर कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में आ गया तो हम उसको क्या कहेंगे बाबू, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स कहेंगे। ये दोनों बातें आपको दिमाग में रखना होगा। इसका क्या है, ये पैरेलल है, क्यों सर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट गुना में नहीं है, तो हम इसको पैरेलल कहेंगे। और इस सवाल में आपका x का या y का मैक्सिमम पावर के साथ में अगर कांस्टेंट गुना में आ जाएगा तो हम कह देंगे यह क्या है, हमारा ऑब्लिक है। लिख दे क्या, देखो इसमें अगर कहना होगा क्या कहेंगे, मैक्सिमम पावर ऑफ x और y, अगर मैक्सिमम पावर ऑफ x और y रहे और उसके साथ में मल्टीप्लाई में आपको मल्टीप्लाई में कांस्टेंट आ जाए, क्या बाबू, कांस्टेंट आ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में ध्यान रखना वो क्या होगा, आपका ऑब्लिक होगा। और यदि मैक्सिमम पावर ऑफ
x एंड y, या x और y कहें चाहे x एंड y कहें, मैक्सिमम पावर ऑफ x एंड y, ठीक ना, मल्टीप्लाई नॉट कांस्टेंट, मतलब मल्टीप्लाई कांस्टेंट में ना हो, तब हम कहेंगे ये हमारा पैरेलल है और ये हमारा ऑब्लिक है। चलो दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। एक दो एग्जांपल समझा दे क्या, देखो x स्क्वायर y स्क्वायर, या मान लो हम कहते हैं x के पावर 3 y के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर y प्लस में x, या इसको ऐसे कर दो, क्या लिख दें, x स्क्वायर y स्क्वायर x क्यू y के पावर 4, मान लो इतना ही इक्वल टू 0। क्या यह कौन सा सवाल हो जाएगा? तो सर ये पैरेलल है। क्यों सर? कहीं पर भी x का मैक्सिमम पावर क्या है? तो सर आप कहोगे कि सर क्यू है, इसके साथ मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट है? नहीं। y का मैक्सिमम पावर 4 है, क्या इसके साथ कांस्टेंट है? नहीं। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल रहेगा। तो बाबू मेरे, ये हमारा जो एग्जाम्पल बनेगा ये हमारा पैरेलल का बनेगा और ये ऑब्लिक का बनेगा। दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया होगा, इतना बातें आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना भुवन जी? समझ में आता? चलिए ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि सर एसिम्पटोट्स तो समझ में आ गया कि कौन एसिम्पटोट्स है और कौन नहीं होगा। सर नहीं होगा क्या मतलब कि कहना होगा क्या एसिम्पटोट्स कैसे निकलता है। अब समझो बात को कि आप समझ गए कि ये पैरेलल है, तो पैरेलल एसिम्पटोट्स कैसे निकलता है, इसको अलग तरीका होता है, उसका अलग होता है। चलो देखते हैं, सुनो। सबसे पहले करना क्या कि मैक्सिमम पावर इसमें देखो क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है। तो आप कहोगे कि सर वाई स्क्वायर भी है, एक्स स्क्वायर भी है, तो आप ऐसा करो वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, और कहीं वाई स्क्वायर कॉमन होगा तो हाँ बाबू यहाँ पे तो माइनस एक्स, और इसको किसके बराबर कर दिया जाता है? 0 के बराबर। किसके बराबर? 0 के बराबर। और यहीं से आपका एसिम्पटोट्स वाई स्क्वायर जाकर उधर 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी एक्स बराबर 0 और एक्स माइनस 1 बराबर 0, देन एक्स बराबर 1। तो यहाँ से आप अगर हम कहें कि एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर 1, तो ये क्या है? एक्स बराबर 0 और 1, तो एक्स एक्सिस के हम कहेंगे यह क्या है? पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल इसका ये 0 और 1 मान हो जाता है। यानी सवाल ऐसे पूछता है कि इतना का एक्स एक्सिस के पैरेलल बताइए एसिम्पटोट्स क्या होगा, या वाई एक्सिस के पैरेलल बताइए। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल पूछता तो हम ये करते, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल पूछता तो फिर से हम लिखेंगे क्या, वाई का पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे क्योंकि मैक्सिमम पावर एक्स है, और उसी में से हम पावर कॉमन लेंगे जहां पर एक्स स्क्वायर है। अब इसमें से अब हम कॉमन नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या नजर आएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बनेगा, वाई, और तो कहीं एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं होने वाला, इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर उधर भेजकर 0, वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0, वाई कॉमन ले लें तो वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी वाई बराबर 0 और वाई बराबर 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे पूछता कि ये बताइए एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये हो गया वाई एक्सिस के पैरेलल, ये आपके ऑप्शन से ही पता चल जाता है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो ये सिंपल होता है, इसको ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होता है, एकदम सिंपल होता है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं होता है। पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालने का ये आपका एक नियम हो गया, इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होता। बिहार स्टेट में भी पूछता है तो इतना आसान नहीं पूछता है, लेकिन अब जो ऑब्लिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो आपके ध्यान में रखना होगा, वो आपको समझना होगा। चलिए ऑब्लिक का एक सवाल हम लेते हैं, ठीक है ना। चलिए बाबू, चलिए एक सवाल हम लेते हैं, ठीक ना। सुनिए, देखिए क्या है, एक सवाल है, ऑब्लिक का सवाल लेते हैं। क्वेश्चन क्या है बाबू, वाई क्यू माइनस 2xy स्क्वायर, 2xy स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, प्लस में 2x क्यू और प्लस में 3y स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस 7xy प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2x प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब समझो, कहेगा दो तरह से सवाल पूछेगा। एक तो सवाल कहेगा कि एसिम्पटोट्स की संख्या बता दीजिए,
केवल एसिम्पटोट्स की संख्या पूछेगा। तो आज के क्लास में हम आपको एसिम्पटोट्स की संख्या कैसे निकलता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सुनो पहले बात, उसके बाद एसिम्पटोट्स कैसे निकाला जाता है वो बताएंगे। सुनो, इस सवाल में अगर एसिम्पटोट्स की हमें संख्या निकालना है तो पहले एक बात ध्यान रखो एसिम्पटोट्स की संख्या के लिए, यानी आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स बताओ, एसिम्पटोट्स की संख्या बताओ। देखो कैसे करना, देखो पहले बात ध्यान देना कि स्टेप बाय स्टेप काम करना। तुम क्या, स्टेप नंबर 1, ठीक है, क्या कि बाबू मेरे y को m मान लेना और x को 1 मान लेना। y को क्या मान लेना, m, और x को 1 मान लेना। एकदम दिमाग में ये बैठा लो, जब कभी भी अगर आपसे नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स पूछेगा तो y को m मान लेना और x को 1 मान लेना। अब यहां पे ध्यान दो, ये आपका क्या कहलाता है, फाई। अगर ऑर्डर 3 होगा तो 3m, ये समझ लो क्या होगा, अभी फॉर्मूला इसका होता है बाद में बताएंगे। एक होता है कि फाई 2m क्या होता है इसको भी समझना होगा, एक होगा फाई 1 और m क्या होता है इसके बारे में भी अध्ययन करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जिसका डिग्री 3 हो, डिग्री क्या हो 3, इसका मतलब क्या होगा बाबू, डिग्री क्या हो 2 हो, और इसका मतलब क्या, डिग्री क्या हो 1 हो। सवाल यह है कि सर डिग्री आप लिख दिए, ये थोड़ा सा बताइए, y और x तो क्लियर है। ध्यान दो, देखो अगर यहां पे डिग्री की बात करें हम तो डिग्री यहां पे 3 नजर आ रहा होगा, आप कहोगे हाँ सर 3 तो नजर आ रहा है। अगर यहां पे हम कहें कि सर यहां पे डिग्री जोड़ो 1 और 2, 3 हो गया, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन ये है क्या 3, तो नहीं, यहां से लेकर यहां तक आओगे तो डिग्री तुम्हें 3 नजर आ रहा है। यानी अगर हमें लिखना होगा तो हम क्या कहेंगे कि सर हम यहां से लेकर और यहां तक जाएंगे तो डिग्री आपका जो है सर 3 है। एकदम विचार करना, यहां पर 3 है ना, एक इसके पावर में 2 जोड़ दे 3 हो जाएगा, 2 और 1 3, और वहां पे तो 3 है ही। अगर यहां से लेकर तुम बाबू यहां तक आओगे तो तुम्हें नजर आ रहा है कि सर यहां पर जो डिग्री है वो 2 है। क्या है, 2 है। कैसे सर, 2, 1 और 1 जोड़ देंगे 2, और वहां पर भी 2, और यहां से यहां तक अगर आते हैं बाबू, यहां से यहां तक, तो आप क्या कर सकते हो, 1 को हटा ही देते हैं, इसको या ले लेते हैं डिग्री। अगर देखा जाए डिग्री तो क्या कहोगे कि सर डिग्री क्या है, तो 1 है। डिग्री क्या है, 1 है। यहां तक तो एकदम क्लियर रहा होगा। कैसे सर, तो डिग्री 1 है, कैसे, क्योंकि इसके पावर में क्या है बाबू 1 है। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से आपको जब ये पता चल गया तो अगर हमें कहना होगा तो फाई 3m इक्वल टू हम क्या कहेंगे, या इसी सवाल को ऐसे समझो, लिखना होगा या ऐसे ही जैसे बता रहे हैं, फाई 3m यानी डिग्री जिसका 3 हो तो आप कहोगे कि सर y³ माइनस 2xy² माइनस x² और प्लस में 2x³ कहोगे हाँ सर सही है। अगर हम आपसे पूछे 2 डिग्री का बताओ तो आप क्या कहोगे कि सर 3y² माइनस 7x के y कह सकते, पावर में 1 है, प्लस में 2x² हो जाएगा। अगर हम तुमसे कहें कि डिग्री 1m बताओ तो क्या कहोगे कि सर 2x + 1। इतना तक में अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, इतना तक में अगर कोई आपत्ति है, नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं। समझ में आओ तो ना, कौन दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं ना है जी, दिक्कत होगा तो देखा जाएगा। हालांकि अभी तक तो कोई डिग्री कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि यही मेन है, परीक्षा में ही पूछता है, ये नहीं पूछेगा, ये आपसे नहीं पूछेगा। ये तो आसान है, तो 7वां 8वां 9वां 10वां क्लास का कोई विद्यार्थी बना देगा कि सर ऐसे होता है, लेकिन ये समझना बहुत अति आवश्यक है, इसी में से पूछता है। तो हमने अभी बताया कि डिग्री 3 का मतलब पावर में जोड़ कर देख लिया, अगर 3 है तो वहाँ तक शुरू से लेकर वहाँ तक 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमने तुमको क्या बताया कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आप समझ गए। स्टेप 2 ध्यान दो, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 बाबू ध्यान देना। स्टेप 2 यानी सुनो पहले बात कि अगर आपके पास फाई 3m मतलब क्या, मैक्सिमम पावर यही है, मैक्सिमम पावर क्या है, यही है। इसको हल किए, यानी इसको सॉल्व करके, सॉल्व इट एंड फाइंड m, यानी इसको सॉल्व कीजिए और तब आप क्या निकालिए, तो m का वैल्यू निकालिए मैक्सिमम, और 2 और 1 पर हम कुछ नहीं करेंगे। तो यहां पर अगर देखा जाए तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। कैसे, ध्यान दो, फाई 3m इक्वल टू, ठीक है, y को क्या बताए थे, अभी आपको थोड़ा देर पहले बताए थे क्या कि सर जो y है वो किसके बराबर होता है, m के बराबर बताए हैं ना, y बराबर m और x बराबर 1। तो फाई 3 में देखो y क्यों है तो क्या हो जाएगा
एम क्यू माइनस 2 एक्स का वैल्यू 1 और वाई एम स्क्वायर माइनस एक्स का वैल्यू 1 वाई का मान m प्लस में 2 एक्स यानी m का क्यू। कोई दिक्कत है? सॉरी x के जगह पे 1 डालना है ना, तो x के जगह पे 1 फिर से मिला लेना। y है तो m q अपने जगह पे माइनस अपने जगह पे 2 अपने जगह पे x के जगह पे 1 y के जगह पे m स्क्वायर माइनस अपने जगह पे x के जगह पे 1 y के जगह पे m 2 अपने जगह पे x के जगह पे 1 और 1 के पावर 3 करेंगे तो भी 1 ही होगा। अब ध्यान दो क्या बनेगा, एम क्यू माइनस 2m स्क्वायर माइनस m और प्लस में 2। अब यहां से जितने m यानी m ये भी ध्यान रखना है कि जितने रियल नंबर आएंगे उतना ही क्या होगा, एसिम्पटोट्स की हल की संख्या उतना ही एसिम्पटोट्स की संख्या होता है। अब इसको अगर सॉल्व करें तो चलिए इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगला पेज पे ही ले लेते हैं, यहीं से डायरेक्ट लिख लेते हैं। सुनो, एम क्यू ध्यान देना, एम क्यू माइनस 2m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर माइनस m और क्या था बाबू, प्लस 2, तो प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से आप 9th 10th का बात ही याद आता होगा कि सर m का वैल्यू निकालने के लिए तो निकालने का नियम क्या होता है, इस जगह पे आप या +1 -1 m की जगह पे रखिए, 2 रखिए, -2 रखिए, 3 रखिए, -3 रखिए, वहां से एक वैल्यू आएगा। अगर हम यहाँ पे m बराबर 1 रख दें तो क्या LHS बराबर RHS संतुष्ट हो जाएगा? देखो 1 का क्यू 1 हो जाएगा, -2 और -3 यानी और 2 और 1 जोड़ देंगे 3, यानी इसका एक फैक्टर जो है निश्चित तौर पे m-1 इसका एक फैक्टर बनेगा। m-1 में से डिवाइड करो पूरा पूरी कट जाए। क्यों सर, m बराबर 1 रखे थे तो LHS बराबर RHS हो गया था, तो m-1 इसका फैक्टर होगा। देखो कैसे निकालते हैं, m-1 तीन जगह लिख दो, m-1 और m-1, ठीक है, m-1 m-1 m-1। सुनो, m क्यू लाना है ना तो m पहले से है, m स्क्वायर से गुना कर दिए तो m क्यू हो जाएगा और माइनस में m स्क्वायर हो गया, माइनस में m स्क्वायर लाना है हमें कितना, -2m स्क्वायर लाना है, -2m स्क्वायर लाना है। और जबकि यहाँ पे गुना करें तो -m स्क्वायर आएगा, तब -m से गुना कर दिए, -m स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2m स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस ध्यान दो, माइनस माइनस प्लस m, जबकि लाना था हमें कितना, तो बाबू केवल माइनस, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस m हुआ, तो हमको लाना है माइनस, तो -2 से गुना कर दिए। अब देखो माइनस माइनस प्लस m और -2m, तो -2m और प्लस m देन -m और माइनस माइनस क्या हो जाए, 2 में 1 से गुना 2 यानी इक्वल टू 0। अब यहाँ से m-1 हम कॉमन ले लिए, m-1 और m स्क्वायर माइनस m -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। m-1 ध्यान देना, m-1 m स्क्वायर, इसको अगर हम फैक्टर करें तो m स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, -2m और प्लस में m -2 इक्वल टू 0। m-1 m कॉमन ले लें तो m-2 प्लस 1 कॉमन ले लें तो m-2 इक्वल टू 0, यानी m-1 और इंटू में क्या हो जाए बताओ, m-2 और एक क्या हो जाएगा, m+1 इक्वल टू 0। अब लिखना होगा तो हम कह सकते हैं, डायरेक्ट लिख दें, m बराबर 1, m बराबर 2 और m बराबर -1, तो बस इतना ही हल करना रहता है बाबू। और यहाँ से एसिम्पटोट्स की संख्या पूछेगा कि नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स बताइए, तो क्या कहोगे कि सर m का वैल्यू 3 हुआ आया तो एसिम्पटोट्स की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। बताओ समझ में आया कि नहीं? एक और सवाल बताएंगे, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स क्या होगा, तो आपका 3 होगा। हल करने के लिए हम बताएंगे, लेकिन फिर से एक बार सवाल देखिए। सबसे पहले आप ये टाइप ध्यान में रखिएगा, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स की अगर निकालना है आपको तो सबसे पहले y बराबर m मान लेना और x बराबर 1 मान लेना, फिर आप फाई 3m को संतुष्ट करना, फाई 2m को संतुष्ट करना, फाई 1m को लिख लेना। और उसके बाद स्टेप 2 कहता है फाई 3 में यानी मैक्सिमम पावर जो भी रहेगा सॉल्व कीजिए और वहां से m का मान निकालिए, और जितना m का मान आएगा, जितना m की संख्या प्राप्त होगी उतना ही एसिम्पटोट्स होंगे, उतना ही एसिम्पटोट्स की संख्या होगी। एक बात और ध्यान में रखना, मान लो तुम्हारे पास m का वैल्यू आ जाता क्या कि सर 2i आ जाता, तो अगर केवल ध्यान में रखना, केवल और केवल रियल नंबर आना चाहिए, उतना ही एसिम्पटोट्स की संख्या। अब जैसे ध्यान दो, देखो m बराबर मान आ गया 2, m बराबर मान आ गया -2
और एक मान आ गया m बराबर 3i। और तब हम आपसे पूछे थे कि बताइए एसिम्पटोट्स की संख्या क्या होगा, तब हम कहते हैं कि नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स इक्वल टू क्या होता, 2। सर ये क्यों नहीं, क्योंकि ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पढ़ा होगा कि केवल वास्तविक संख्या ही आपका एसिम्पटोट्स की संख्या बताएगा, इमेजिनरी वाले को हम लोग छोड़ देते हैं। तो परीक्षा में ऐसा सवाल मिल सकता है, आपको देगा नहीं तो बहुत सारे विद्यार्थी या देखते हैं कुछ लोग बताते भी हैं कि जितने एसिम्पटोट्स के पावर होंगे, जितने एसिम्पटोट्स के पावर होंगे उतना ही एसिम्पटोट्स की संख्या आएगा। तो ये गलत बात है। m यहाँ पे आप सौभाग्यशाली थे कि m का कोई भी इमेजिनरी वैल्यू नहीं आया, नहीं तो इमेजिनरी वैल्यू आता तो वहाँ पे क्या होता है, एसिम्पटोट्स की संख्या घट जाती। बहुत लोग यही करते हैं, ऑब्जेक्टिव जो बताते हैं कि देखिए डिग्री 3 है तो एसिम्पटोट्स की संख्या 3 ही होगा, डिग्री 2 है तो एसिम्पटोट्स की संख्या 2 होगा, डिग्री 4 है तो एसिम्पटोट्स की 4 लिखेंगे। ऐसा कोई जरूरत नहीं है। एसिम्पटोट्स अगर रियल नंबर में आ गया तब तो ठीक है, अगर इमेजिनरी में प्राप्त होता तो उसकी संख्या जितने रियल नंबर m के जितने रियल नंबर प्राप्त होते हैं उतना ही हम एसिम्पटोट्स की संख्या कहते हैं। एक सवाल और लेते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन के बारे में हम कल इस पर चर्चा करेंगे, ठीक ना, समय का थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए। एक सवाल और लेते हैं बाबू। चलिए एक सवाल और दिया गया है क्या बाबू कि एक्स क्यू प्लस में 3x² और -4y³ और -x प्लस y और प्लस में 3 = 0। कह रहा है कि एसिम्पटोट्स की कितने संख्या होंगे ये बताना है, एकदम क्लियर है। क्या पूछेगा कि नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स बताओ, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स की संख्या बताओ। एकदम टेंशन नहीं लेना है, 3 गो टॉपिक आज समाप्त हो रहा है। पहला हमने लैप्लास बता दिया था, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। यूलर्स थ्योरम बता दिए थे कि पहले होमोजेनियस होगा NU या NFX उसका फार्मूला होता है। और तीसरा आपके समक्ष हमने एसिम्पटोट्स पर चर्चा किया। कल एसिम्पटोट्स का हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे। आज हम केवल कितने एसिम्पटोट्स की संख्या होगा वो पढ़ रहे हैं और कल एसिम्पटोट्स की हम संख्या के बारे में चर्चा करेंगे, सॉल्यूशन के बारे में। देखो सबसे पहले ये देखो, डिग्री पहले लिखो। कभी भी अगर सवाल मिलता है तो डिग्री चेक करो। 3 1 2 3 और तो नहीं है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पे जो डिग्री है हमारा वो 3 है। यहाँ से यहाँ तक में देखा जाए तो बाबू मेरे डिग्री जो है क्या है, 1 है। डिग्री क्या है, 1 है। सर आपको कैसे पता, पावर में 1 है तो डिग्री 1 हुआ, पावर में 3 और यहाँ पे 1 और 2 जोड़ देंगे 3 और यहाँ पर तो 3 है ही। अगर हम मुख्यतः कहें तो 5-3m ही केवल वैल्यू लिखिए ना। क्या दिया गया है, x³ प्लस में 3x² और -4y³ और अभी हमने आपको बताया कि y बराबर इसमें m लीजिएगा और x बराबर क्या लेना, 1 लेना। x बराबर 1 और y बराबर m। अब यहाँ पे लिखना होगा तो चलो देख लेते हैं, सुनो ध्यान अच्छे से। m का q कर देना, हाँ सर 3x की जगह पे 1 तो इंटू 1 का स्क्वायर 1 और y की जगह पे m -4 और m³ है y³ है तो चलो y की जगह पे यहाँ पे x है ना जी, तो x की जगह पे तो ये क्या हो जाएगा 1 का q1 और y³ यानी m का q। फिर से मिला लीजिएगा, x की जगह पे 1 प्लस 3x² 1 y की जगह पे m -4y³ है तो m³ हो गया। यानी अगर इसको लिखें तो बाबू मेरे ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। लेके उधर चले जाएं तो क्या हो जाए बताओ, 0 = 4m³। या आप इंटर में थोड़ी पढ़ रहे हैं, आप तो m से किए हुए हैं। लेके उधर चले जाएं तो क्या लिखेंगे, 4m³ माइनस में 3m प्लस 1 उधर जाके -3 = 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके m का जो भी वैल्यू आएगा एसिम्पटोट्स की संख्या उतना ही होगा, लेकिन ये ध्यान में रखें m हमेशा रियल नंबर आना चाहिए। चलिए क्या, अच्छा सॉरी यहाँ पे क्या होगा बाबू, -1 = 0। अब चलिए यहाँ पे सबसे पहले समीकरण को संतुष्ट किए। m के जगह पे 1 रखने पे हो जाएगा क्या, m के जगह पे रखेंगे तो ये 4 और 3 और -1 4, यानी m बराबर 1 पर यह क्या होगा, LHS RHS बराबर करने पर LHS RHS संतुष्ट हो जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि इसका एक फैक्टर m-1 होगा ना। चलिए यहाँ पे लिखिए m-1 कितने बार लिखोगे, 3 बार लिखो, m-1 और m-1। ध्यान देना
4m² लिख सकते हो। आप कहोगे हाँ सर 4m और m² गुना करेंगे 4m क्यों हो जाएगा, ध्यान देना -4m² और यहाँ पे तो m² है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -4m² और प्लस में 4m, ध्यान देना -4m² प्लस 4m² कट जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस -4m लाना है हमको कितना -m, तो यहाँ पे हम -1 कर दिए -4m, ध्यान देना -4m और यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉरी +1 कर दो, तब ना -4m और प्लस m तो कितना हो जाएगा -3m और प्लस -1 = 0। अब यहाँ से अगर हम m-1 कॉमन ले लें बाबू m-1 तो तुम्हें क्या नजर आ रहा है 4m² प्लस में 4m और प्लस में 1 = 0। आप कहोगे हाँ सही है। अब ध्यान दो, अगर हमें लिखना होगा तो m-1 ये फॉर्मूला है, जानते हो किसका, 2m + 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, मिला लो a² + b² + 2ab हो जाएगा। यानी अगर कहा जाए तो m का वैल्यू अगर आपसे पूछें तो डायरेक्ट आप कहोगे कि सर m का वैल्यू 1 भी हो जाएगा, 2m + 1 तो 2m + 1 डायरेक्ट लिख दे क्या, m बराबर क्या हो जाएगा -1/2 और एक और वैल्यू आएगा m बराबर -1/2। और उम्मीद करता हूं कि अगर यहां से m का वैल्यू निकाल लिए तो अगर आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स बताइए तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या कहोगे कि सर 3 हमारा आंसर होगा, एसिम्पटोट्स क्या होंगे 3 होंगे। एकदम मुख्यतः आप बात को समझ लीजिए, एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं कि एसिम्पटोट्स क्या होता है, इसको हिंदी में अंतःस्पर्शी कहते हैं। कभी कभी देता है कि तिरछी अंतःस्पर्शी निकालिए, तो तिरछी अंतःस्पर्शी का मतलब कि ये वाला पूछा जा रहा है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अंतःस्पर्शी 2 प्रकार के होते हैं, एक बाबू होता है पैरेलल और एक होता है ऑब्लिक। ऑब्लिक में और इसमें अंतर क्या होता है कि ये एक्स अक्ष या वाई अक्ष के पैरेलल होगा और ये जो होगा ना तो एक्स एक्सिस और ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। यहाँ के बाद हमने बताया कि दोनों में अंतर क्या होता है कि अगर आपका एसिम्पटोट्स अगर पैरेलल है तो निश्चित तौर पे x² या y² का y के पावर n का मैक्सिमम पावर के साथ जो भी होगा वो कभी कांस्टेंट क्या होगा, मल्टीप्लाई में नहीं होगा। आप इसमें देख सकते हो कहीं भी कांस्टेंट आपको नजर नहीं आएगा, तो हम कहते हैं क्या ये हमारा पैरेलल एसिम्पटोट्स है। अगर हम इस बात पर आते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमेशा आपको कांस्टेंट नजर आ जाएगा, यानी मैक्सिमम पावर जो होगा उसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। देखो यहाँ पर भी कांस्टेंट आ गया है, यहाँ पर भी कांस्टेंट आ गया है, तो हम कहेंगे यह क्या है हमारा ऑब्लिक, और ऑब्लिक ही सवाल पूछता है। तो इसमें आपको करना क्या है कि हमने यहाँ पे आपको बता भी दिया स्टेप, पहले y = m x = 1, फाई 3 को आप संतुष्ट करो, मतलब जान लो क्या है, फाई 2 के बारे में भी जान लो कि फाई 2 क्या है, फाई 1m के बारे में भी तुम जान लो कि क्या है। उसके बाद स्टेप 2 फाई 3m सॉल्व इट, यानी इसको सॉल्व कीजिए एंड फाइंड द m और m का वैल्यू निकालिए। जितना m की संख्या प्राप्त होगी उतना ही एसिम्पटोट्स की संख्या होगी। और यहाँ पे एक बात हमने लिखना भूल गया, यहाँ पे एक बात लिखना भूल गया कि m का जो जितना वैल्यू आएगा, नहीं m क्या लिखे हैं, जितना m का वास्तविक नंबर यानी रियल नंबर जितना रियल नंबर होगा ना उतना ही एसिम्पटोट्स की संख्या होगा। अगर इमेजिनरी नंबर आ जाएगा तो उसको एसिम्पटोट्स की संख्या में हम नहीं गिनते हैं। उसके बाद हमने एक सवाल भी समझाया, ये डिग्री वाला बात एकदम समझिएगा, डिग्री वाला बात आपको समझना चाहिए कि कैसे ये डिग्री होता है। यहाँ पे अगर डिग्री 3 दिया गया है तो यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे तो डिग्री 3 है, यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो डिग्री क्या है 1 है। यहाँ पे फाई 3m तो फाई 3m यही है, और हमें एसिम्पटोट्स की संख्या निकालने के लिए मैक्सिमम पावर की आवश्यकता होती है। बाकी उधर फाई डिग्री 2 है उससे भी कोई लेना देना नहीं है, डिग्री 1 है उससे भी कोई लेना देना नहीं, लेकिन एसिम्पटोट्स की अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो वहां पे डिग्री 2 की और डिग्री 1 की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हमने आपको समझाया कि y की जगह पे m रखा जाता है, x की जगह पे 1 रखा जाता है, ये इक्वेशन है। तो x की जगह पे 1, 3x की जगह पे 1, y की जगह पे m -4, y की जगह पे m, q = 0। इसको अगर हम देखें तो लेकर उधर चले गए तो ये प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास m का 3 गो वैल्यू प्राप्त हुआ, 3 गो वैल्यू प्राप्त हुआ। तो हम नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स क्या कहेंगे कि हमारा 3 है। और इसी के द्वारा हमने 2 सवाल बताए थे ना, एक और सवाल ये भी बताए हुए हैं। तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि आपको एसिम्पटोट्स की संख्या समझ में आ गया होगा कि एसिम्पटोट्स की संख्या कैसे निकाला जाता है, कैसे एसिम्पटोट्स की संख्या निकाला जाता है। तो हमने अभी तक आपको कौन कौन टॉपिक बता दिया, एक बार पुनः एक बार बता दें कि सबसे पहले हमने लैप्लास आपको बता दिया है, लैप्लास हमने आपको पढ़ा दिया है, ध्यान देना।
लैप्लास में हमने आपको बताया था फार्मूला, 7 फार्मूला, कि अगर आपके पास लैप्लास और 1 पूछा गया है 1, तो इसका फार्मूला होता है 1/s। लैप्लास अगर मान लीजिए e के पावर t पूछ दिया गया है, e के पावर at, तो इसका फार्मूला 1/s - a। अगर लैप्लास हम कह देते हैं कि sin at दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में a/s² प्लस में a² होता है। लैप्लास अगर मान लीजिए cos at अगर कोई पूछ दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में हम s और बाई में s² प्लस a² कहते हैं। अगर लैप्लास कोई पूछ दे कि साइन हाइपरबोलिक at, तो ऐसी परिस्थिति में हम कहते हैं a/s² माइनस a²। अगर लैप्लास कोई कह दे कि कॉस हाइपरबोलिक at, तो इसका भी फॉर्मूला हमने बताया है कि s/s² माइनस a²। और लैप्लास t के पावर n अगर कोई पूछता है तो n फैक्टोरियल बाई में s के पावर n। ये हमने बातें आपको पढ़ा दिया है। हमने और इसमें पॉइंट दिया था कि अगर आपके साथ e के पावर at और ft के साथ गुना होता है, तो यहाँ पर हम करते क्या है, fs माइनस a होता है। ये बातें हमने आपको विगत क्लासों में बताया था। हमने यह भी बताया था कि अगर t और मान लीजिए ft के साथ गुना होता है, तो ऐसी परिस्थिति में हमने क्या बताया था, याद है ना, माइनस dfs माइनस dfs बाई में dt होता है। हमने आपको यह भी बताया था कि अगर आपके पास ये सब लैप्लास है, ध्यान में रखिएगा, अगर ft और बाई में t दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, s से लेकर इन्फिनिटिव तक। और हम कहते क्या हैं, तो यहाँ पे ft या fs और ds, यानी ये 3 नियम हमने आपको बता दिया है कल हमने। और लैप्लास का फॉर्मूला भी हमने बताया था कि पहला इंटीग्रेशन और उसके बाद e के पावर माइनस st और ft और हम कह सकते हैं dt। ये बातें आपने पढ़ा होगा, आपने समझा होगा। उसके बाद कल जो था यूलर्स थ्योरम बताए थे, यूलर्स थ्योरम बहुत अच्छा, एक सवाल तो इससे पक्का एक रहता है। यूलर्स थ्योरम के लिए कल हमने आपको बताया था कि आप ध्यान में रखना, x del u बाई del x और प्लस में y del u बाई del y इक्वल टू में nu होता है या nf xy होता है। कल का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी सवाल दे देगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास सवाल दे दिया कि fx बराबर 2x² प्लस में 2y² दे दिया, और तुमसे कहेगा ना या तो x del u बाई del x बता दो प्लस में y del u बाई del y बताओ। अब विद्यार्थी कंफ्यूज कि ये कैसे निकाले, del u बाई del x नहीं निकाल पाता है। तो यही आपका यूलर्स थ्योरम होता है, और इसके जगह पर डायरेक्ट आसान फॉर्मूला होता है nu। अगर आप इसका n क्या होता है पावर, तो पावर देखे हुए तो 2 है और बाकी f x y ही लिख दिया जाता है। f x और y ये प्रश्न है, तो 2x² प्लस में 2y², और यही आपका क्या होता है, तो बाबू मेरे आंसर हो जाता है। इसका ये आंसर होता है। यूलर्स थ्योरम आपको हमने कल बताया था, होमोजेनियस भी बताया था। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो देख लिया होगा, अगर नहीं भी देखा होगा तो एक बार देख लीजिएगा। 3 टॉपिक आपका हम समाप्त करते हैं। कल हम एसिम्प्टोट्स का सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि एसिम्प्टोट्स की कैसे हम हल करते हैं। चलिए, तो बस आज के लिए इतना रखते हैं। अगर पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, और बेहतर से कमेंट कीजिए कि पढ़ने के बाद एनर्जी मिल सके, तो और ज़्यादा अच्छा से हम आपको अपनी बातों को आपके समक्ष रख सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।